नमस्कार दोस्तों, आप लोग को ईडू ग्लोबल 90 में स्वागत है। मैं आधुनिक भारत के इतिहास को क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये मेरा भाग 4 है। आज मैं भाग 1, भाग 2 और भाग 3 आधुनिक भारत का मैं ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। आप यदि नहीं देखे हैं, ये वीडियो को देख रहे हैं, ये नहीं देखे हैं और एक अच्छे तरीक़ा से आप मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन करना चाहते हैं तो सीरियल क्रम से देखिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, इंटरेस्ट होगा, इसके प्रति झुकाव होगा और उसको पढ़िएगा मन से। तो चलिए, आज हमारा है आधुनिक भारत का इतिहास का भाग 4। औरंगजेब के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद और अंत में बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के शासन काल तक मुझे देखना है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगभग 10 बादशाह होते हैं हमारे देश में और 10वां बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय तक मुगल वंश पूरे तरह से समाप्त हो जाती है और भारत में अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हो जाती है। इसी बीच में भारत में अंग्रेजों का अपना व्यापार के साथ साथ राजनीतिक सत्ता को हथियाता है, काबिज करता है। तो चलिए इसी का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं उत्तरकालीन मुगल वंश। मैंने इससे पहले भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ था, मैंने इस पे 3 वीडियो बनाया हूं। किस तरह से हमारे भारत पर पुर्तगालियों का, डच का, अंग्रेजों का, फ्रांस का, डेनमार्क का और स्वीडन का कंपनी हमारे भारत में आया और किस तरह से विस्तार किया। अब वहां से मुझे देखना है, इसको लेक्चर को खत्म, भाग 3 खत्म होती है तो भाग 4 में हम लोग ये चीज को देखेंगे। औरंगजेब की जब मृत्यु होती है तो हमारे देश में भी मुगल साम्राज्य तो खत्म हो जाती है, मगर मुगल वंश का बादशाह बनते आते हैं कुछ क्षेत्र में धीरे धीरे समट के अंत में बहादुर शाह जफर सिर्फ दिल्ली के अंतर्गत बच जाती है और लाल किला जो भी वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं, रेड फोर्ट जो देख रहे हैं, उसी तक सीमित के रह जाते हैं बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। तो चलते हैं, हम लोग इसको अध्ययन करते हैं। आइए, हमसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का उदय कब हुआ था, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट है। तो मुगल साम्राज्य का उदय तो हुआ था ना, वो 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर के द्वारा। ये भी पूछा जाता है मुगल साम्राज्य या मुगल वंश का संस्थापक किसे माना गया है, तो मेरा आंसर होगा बाबर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो मुगल वंश या मुगल साम्राज्य जो संस्थापक हुआ था वो बाबर हुआ था। उसकी स्थापना 1526 में किए थे। उस समय जब ये आक्रमण किया गया था, उस समय दिल्ली पे, पूरे भारत पे जो लोधी वंश का जो अंतिम बादशाह होते हैं, अंतिम शासक होते हैं, इब्राहिम लोधी होते हैं। तो पानीपत में प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में और उसमें बाबर विजय हो जाता है, प्रथम बार तोप का प्रयोग करता है। वहीं इसी तरह से मुगल साम्राज्य का उदय 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, जिसमें विजय बाबर हो जाता है और विजय होने के साथ ही बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य का, मुगल वंश की संस्थापक माना गया है। संस्थापक बैठा देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो चलिए आइए, और मुगल साम्राज्य का तो उदय 1526 में बाबर के द्वारा हुआ, मगर मुगल साम्राज्य का जो अंत होता है ना, वो 1707 ईस्वी में हो जाती है, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो वहीं लिखा हुआ है मुगल साम्राज्य का अंत 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद। बट हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, मुगल साम्राज्य का अंत हुआ था 1707 ईस्वी में, मगर मुगल वंश की बात पूछा जाए कि मुगल वंश की अंतिम या अंत कब हुआ था, तो वो इसका 2 ईस्वी हम लोग को माना गया है, 1857 और 1862। हम बताते हैं क्या होता है। हमारे देश में 1857 की क्रांति होती है पूरे भारत में, किसानों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा, जिसमें मुगल वंश का अंतिम राजा जो होते हैं ना, शासक बहादुर शाह द्वितीय भी इसमें भाग ले लेते हैं। और हम जानते हैं भारत का विद्रोह, भारत का प्रथम सैनिक विद्रोह या भारत की प्रथम स्वतंत्रता की संग्राम या 1857 का विद्रोह में विजय हो गया था अंग्रेज। जो ही विजय हुआ था तो ये बहादुर शाह द्वितीय को कैद कर लिया जाता है। तो 1857 की क्रांति में बहादुर शाह द्वितीय को कैद करके 1857, तो वहीं से माना जाता है अंग्रेजों का भारत में मुगल वंश का अंत हो गया। लेकिन ये दोनों को, बहादुर शाह द्वितीय और उसकी पत्नी को कैद कर लिया जाता है और म्यांमार में एक रंगुनू जगह होता है, वहां पे जाके उसको छोड़ दिया जाता है, रख दिया जाता है और उसकी 1862 में मृत्यु हो जाती है।
तो हमसे ये पूछा जाए मुगल वंश का अंत एकदम पूर्ण रूप से 1862, मगर मुगल वंश का अंत भारत में तो 1857 की क्रांति के बाद हो गया था। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग ये सीखे होंगे। चलिए अगला चलते हैं। अब हम जानते हैं मुगल वंश का तो अंत हुआ यहाँ पे, मगर मुगल साम्राज्य का जो अंत हुआ था औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुआ था। तो औरंगजेब के बाद मुगल वंश का शासक एवं कालखंड, यहाँ पर 10 राजा बने हैं, 10 शासक बने हैं। उसके बारे में 1 बाय 1 3-4 भाग इसमें भी बनेगा, काफी महत्वपूर्ण है। आप देखते हैं क्वेश्चन पहले पूछा जाता था ना बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से, औरंगजेब से, मगर अब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ते बढ़ते अब यहाँ तक पहुंच चुका है। अब जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं आप क्वेश्चन यहाँ से सेट करते हैं, क्योंकि बहुत सा बच्चे फोकस करते हैं अकबर बादशाह पे, अकबर हुमायूं पे, मगर इस बच्चे को क्या करते हैं, इस बच्चे इस शासक को छोड़ देते हैं। ठीक है, भारत के ने इस मुगल वंश का काफी योगदान नहीं है, उन लोगों का काफी योगदान था मुगल साम्राज्य को बढ़ाने में। इन लोगों के द्वारा ही मुगल साम्राज्य अंत हो जाता है, मुगल वंश खत्म होता है लापरवाही के कारण। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण काम भी इनके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो हम लोग उसको 1 बाय 1 देखेंगे। तो चलिए, औरंगजेब के बाद इसका पुत्र तो होता है बहादुर शाह प्रथम, जिसको मुअज्जम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो औरंगजेब पूछा जाता है औरंगजेब के बाद मुगल वंश का कौन सा राजा बना था, तो बहादुर शाह प्रथम, जो 1707 में से लेकर 1712 में। इसके बाद जहांगीर शाह बनते हैं 1713 में। इसके बाद फर्रुख सियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्रुख सियर 1713 से लेकर 1719। रफी-उद-दर्जात और रफी-उद-दौला दोनों भाई थे, 1719 में बने थे। इसके बाद मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह 1719 से लेकर 1748 तक बने थे। अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 तक बने थे दोस्तों। आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1759 तक बने थे। शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 तक बने थे दोस्तों। अकबर द्वितीय 1806 से लेकर 1837 तक। और अंतिम मुगल वंश का शासक बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, जो 1837 से लेकर 1857 तक एकदम गद्दी पर थे और 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं देख लिया औरंगजेब के बाद जितने भी शासक बने हैं भारत में, ये मुगल वंश के लिए काम भी किए, भारत के लिए भी काम किए हैं, मगर इसकी लापरवाही के कारण हमारे भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व होता है, अंग्रेजों ने अपना राजनीतिक सत्ता को हथियाता है। दोस्तों एक बात की आपको जानकारी होना चाहिए, जब तक औरंगजेब था तब तक अंग्रेजों सिर्फ और सिर्फ व्यापारी कार्य करता था, मगर जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो अंग्रेजों के द्वारा भारत में राजनीतिक सत्ता को हथियाने का प्रयास करता है और अंततः भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक सत्ता को भी हथियाता है। और अब यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे, गवर्नर, वाइसराय, जनरल गवर्नर की पद की नियुक्ति करती है, तो और धीरे धीरे ये लोग भी हमारे देश पर काफी शोषण करते हैं। कुछ अंग्रेजों के द्वारा भी अच्छाई कार्य किया गया, लेकिन अच्छाइयों से ज्यादा हमारे देश को शोषण किया गया, जो कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से काफी हमारे देश को क्षति पहुंचाया है अंग्रेजों द्वारा, जो कि हम आगे सारी चीज को अध्ययन करेंगे। आइए, तो हम लोग ये 10 जो शासक हैं उनका प्रथम आता है बहादुर शाह प्रथम, जो 1707 से लेकर 1712 के बीच में ये अपना शासन काल को संपन्न किया। तो हम लोग अब 1 बाय 1 10 राजा के बारे में, 10 शासक के बारे में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम ये बने हैं, उसके बारे में लगभग 5-6 पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, मैं उसी पर फोकस किया हूं। बहादुर शाह प्रथम जो थे 1707 से लेकर 1712 तक लगभग 5 साल शासन किए थे, काफी परिवर्तन हुआ था, लेकिन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसी का मैं अध्ययन करूंगा। आइए, इतिहास में बहादुर शाह प्रथम को शाह-ए-बेखबर कहा गया। तो पूछा जाता है किस मुगल वंश के शासक को शाह-ए-बेखबर कहा गया, तो मेरा आंसर होगा बहादुर शाह प्रथम को। प्रथम क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस मुगल वंश के शासक को शाह-ए-बेखबर के नाम से बेखबर कहा गया है, तो मेरा आंसर होगा बहादुर शाह प्रथम। आइए दूसरा, बहादुर शाह प्रथम जब ये शासक बने थे तो अपना नाम रख दिए थे बहादुर शाह प्रथम, मगर इसका जो अपना ओरिजिनल नाम था ना वो मुअज्जम था, जो औरंगजेब के पुत्र थे। तो बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद
भारत में प्रथम मुगल वंश का शासक जो बना था वो बना था बहादुर शाह प्रथम, जिसका मुअज्जम नाम था, वो औरंगजेब का पुत्र था। आइए, बहादुर शाह प्रथम ने जो मराठा के एक साहू जी थे उसको कैद करके औरंगजेब साहब रखे हुए थे। तो औरंगजेब साहब के द्वारा जो साहू जी को कैद करके रखे हुए थे, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम ने 1707 ईस्वी में कैद से मुक्त कर दिया, जेल से बाहर निकाल दिया गया था। उसके भी पीछे एक कारण था। बहादुर शाह प्रथम जानता था इसका षड्यंत्र था, मैं इसको मुक्त कर दूंगा तो मराठा में जो वहां पे शासक है उसके बीच में ये उलझेगा और हमारा वहां बेनिफिट होगा। तो इसलिए बहादुर शाह प्रथम ने साहू को 1707 में कैद से मुक्त कर दिया गया था। तो पूछा जाता है साहू जी को किसने कैद किया था, तो कहेंगे औरंगजेब। और साहू जी को मुक्त किया कौन कराया गया था, तो बहादुर शाह प्रथम कब किया था, 1707 में। आइए, बहादुर शाह के द्वारा अन्य कार्य भी किया गया है। तो बहादुर शाह प्रथम ने बुंदेल नेता छत्रसाल, बुंदेल नेता छत्रसाल और जाट नेता चूड़ामन के साथ मित्रवत व्यवहार किया था। यानी ये ऐसा नहीं इसके साथ दुश्मनी किया, क्योंकि ये लोग ये भी समझदार शासक थे। सोचा अकबर की तरह दोस्ताना व्यवहार करें, दोस्ताना के ही माध्यम से, मित्रवत ही व्यवहार से हम लोग लंबे समय तक भारत में शासन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम जब बहादुर शाह प्रथम ने अपने राज्य संभाला तो बुंदेल नेता छत्रसाल और जाट नेता चूड़ामन के साथ मित्रवत व्यवहार किया। लेकिन बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद साहब के बहुत ही महत्वपूर्ण शिष्य थे बंदा बहादुर के साथ इस पे युद्ध भी करते हैं उस पे। तो बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह के प्रथम शिष्य, प्रथम नहीं प्रिय शिष्य बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान किया था। उसके प्रति इस पर सैनिक कार्रवाई किया गया और इससे क्या हुआ, उसको जैसे बंदा बहादुर लोहगढ़ को छोड़ दिया गया। अब एक बात करते हैं, फिर से सुनिए। बहादुर शाह प्रथम ने छत्रसाल के साथ और चूड़ामन के साथ तो मित्रवत व्यवहार किया, मगर बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद के परम शिष्य प्रिय शिष्य बंदा बहादुर के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं किया, उस पर सैनिक कार्रवाई किया, सैनिक अभियान कर दिया। और उससे क्या हुआ, बंदा बहादुर का अपना जो राजधानी था लोहगढ़, उसको छोड़ना पड़ा। और लोहगढ़ में एक लोह स्तंभ था, लोह किला था। तो लोहगढ़ दुर्ग का निर्माण गुरु गोविंद सिंह के द्वारा अंबाला में किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लोहगढ़ में जो लोह किला है, लोहगढ़ किला है, उसका निर्माण किसने कराया गया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने। लोहगढ़ का किला या लोहगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है, तो अंबाला में स्थित है। ये भी पूछा जाता है बंदा बहादुर ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था, तो लोहगढ़ में बनाया था। बंदा बहादुर कौन था, तो गुरु गोविंद सिंह का प्रिय शिष्य था। और हम लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र थे जिसको औरंगजेब ने जिंदा दीवालों में दफना दिया था। ये काफी आलोचनात्मक पॉइंट है औरंगजेब का। चलिए, तो ये जितने भी 1 2 3 4 5 के अंदर ढेर सारा क्वेश्चन है। ये था बहादुर शाह प्रथम के द्वारा औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह प्रथम जो बनते हैं शासक, इसके द्वारा एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट से, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अब आते हैं दूसरा, जब बहादुर शाह प्रथम हटते हैं, मरते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो जहांगीर शाह उसके पुत्र बनते हैं जो 1713 में बनते हैं। लेकिन मात्र 1713 में ये इतने योग्य शासक नहीं होते हैं, उनको जनता पसंद नहीं करते हैं और उसको तुरंत इसको हटना पड़ता है। तो जिस तरह से इतिहास में बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर के नाम से जाना गया है, उसी तरह से पूछा जाता है इतिहास में लंपट मूर्ख किसे कहा गया या लंपट मूर्ख को किससे जाना जाता है, तो जहांगीर शाह को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास में जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख कहा गया है। एक कहा गया शाह ए बेखबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इतिहास में शाह ए बेखबर किसे कहा गया, तो बहादुर शाह प्रथम को कहा गया है। लेकिन इतिहास में लंपट मूर्ख किसे कहा गया, तो मेरा आंसर होगा जहांगीर शाह को कहा गया। दोस्तों आगे आते हैं, इसकी मृत्यु की बात करते हैं। तो उसी समय जब ये 1713 ईस्वी में थे, शासक थे मुगल वंश के दूसरा औरंगजेब के बाद, तो उसी समय सैयद बंधुओं का उदय होता है और सैयद बंधु ने फर्रुख सियर के साथ उसकी हत्या कर दिया जाता है।
तो सैयद बंधुओं ने फारूक सियर के साथ मिलकर जहांदार साहब को हत्या कर दिया। पूछा जाता है जहांदार साहब को हत्या किसने किया था? तो सैयद बंधुओं ने फारूक के साथ के मिलकर सभी मिलकर उसको हत्या कर देता है, विश्वास कर लेता है, इसलिए इसको लंपट मूर्ख कहा गया है। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। मारवाड़ के उस समय जब भारत में जहांदार साहब का शासनकाल चल रहा था, उस समय मारवाड़ के शासक थे अजीत सिंह। तो अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दिया था? वो दिए थे जहांदार साहब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है मेवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दिया था? तो जहांदार शाह ने दिया था। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हम जानते हैं आमेर का राजा एक जयसिंह होते हैं, आमेर का राजा जयसिंह होती है। तो जहांदार शाह ने आमेर का शासक जयसिंह को सवाई राजा की उपाधि दिया था। पूछा जाता है सवाई राजा की उपाधि जयसिंह को किसने दिया था? तो ये भी आंसर होगा जहांदार शाह ने दिया था। और दोस्तों एक बात बता देते हैं जयसिंह के बारे में। जयसिंह एक बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति थे, विज्ञान पे काफी, नक्षत्र पर काफी इसको भरोसा था, यूक्लिड के मैथमेटिक्स पर काफी भरोसा था, उसका अध्ययन करते थे, काफी विद्वान व्यक्ति थे जयसिंह। तो जयसिंह जो आमेर का शासक थे, पूछा जाता है जयसिंह कहाँ का राजा था? तो आमेर का। अजीत सिंह कहाँ का राजा था? तो मारवाड़ का। तो आमेर का शासक जयसिंह को सवाई राजा की जो उपाधि दिया था ना, उसको जहांदार शाह ने दिया था। एक क्वेश्चन ये हो गया। आमेर के शासक जयसिंह को सवाई राजा भी जहां की उपाधि से दिया गया था, तो वही पूछा जाता है सवाई राजा की उपाधि किसको दिया गया था? तो जयसिंह के द्वारा था। ये किस तरह के व्यक्ति थे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण थे, मैथ में भी रुचि रखते थे। अब आइए जयसिंह के द्वारा किया गया कार्य कुछ महत्वपूर्ण क्या क्या, जैसे हम जानते हैं दिल्ली में जंतर मंतर जो धरना प्रदर्शन होता है, जयपुर में भी जंतर मंतर है, एक उज्जैन में भी है। तो देखिए जयसिंह के द्वारा किया गया कार्य जयपुर शहर का निर्माण, पूछा जाता है जिसको गुलाबी शहर कहते हैं, तो जयपुर शहर का निर्माण अपने नाम पर करवाया था। तो जयपुर शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो जयसिंह ने करवाया था। कहाँ का राजा था? तो आमेर का राजा था। तो जयसिंह के द्वारा किया गया कार्य पहला है जयपुर शहर का निर्माण। जयपुर शहर को हम लोग कहते हैं गुलाबी शहर। तो ये भी पूछा जाता है गुलाबी शहर किस शहर को कहा जाता है? जयपुर। और वर्तमान में जयपुर जो है ना, वो राजस्थान जो कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है, उस जयपुर की राजधानी राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। तो जयपुर शहर का निर्माण जयसिंह ने करवाए थे, जिस साथ ही दिल्ली, मथुरा, काशी, उज्जैन एवं जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण करवाए थे। एक प्रकार की किला होती है, तो जंतर मंतर जिसको वेधशाला कहते हैं, वो वेधशाला का निर्माण कराए थे। तो भारत में 1, 2, 3, 4 और 5 जगह जंतर मंतर जिसको वेधशाला कहते हैं, उसका निर्माण खुद आमेर का राजा जयसिंह ने करवाए थे। और जयसिंह को जहांदार शाह ने सवाई राजा को उपाधि दिया था। तो दोस्तों आशा करते हैं मैंने कोशिश किया काफी डिटेल्स में इसको बताने का। आप लोग पूरा वीडियो देखें, अंत तक वीडियो देखें, इसके लिए काफी धन्यवाद आप लोगों को। साथ ही मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगा, सो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जितने भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उसमें डालिए। इससे क्या होगा, वीडियो को थोड़ा मूवमेंट बनेगी, जरूरतमंद बच्चे को आपके द्वारा इस बच्चे को मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो ये मेरा चौथा वीडियो था आधुनिक भारत के इतिहास से। मैं अब अगला वीडियो जो है ये औरंगजेब के बाद या उत्तरकालीन मुगल वंश के 2 शासक के बारे में मैंने जो महत्वपूर्ण पॉइंट था उसके बारे में मैंने बताया। अब अगला जो वीडियो होगा भाग 5, जिसमें फारूक सियर के बारे में बात करेंगे। रेस्ट 2 से 3 वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे इस पूरे को खत्म करें। इसके बाद भारत में अंग्रेजों को जो शासन पद्धति स्टार्ट होती है उसको 1 बाय 1 जानेंगे। भारत में किस तरह से, बंगाल में किस तरह से अंग्रेजों का आगमन हुआ, किस तरह से पूरे विस्तार किया गया था, क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किया गया था, किस तरह से फिर असहयोग आंदोलन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन आएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, काफी डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। पेशेंस रखिए आप लोग, 1 बाय 1 जितने भी वीडियो में आप लोग को दे रहा हूँ उसको पूर्ण रूप से पढ़िए, एक प्रॉपर नोट बनाइए, कॉपी पेन को साथ में रखिए और कमेंट बॉक्स में जाइए और कुछ कमेंट कीजिए। क्या आपको अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, मुझे कुछ बताइए। सर ये इस तरह की वीडियो में कुछ कमी है, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को अगले वीडियो में इस चीज को सुधारने के लिए। थैंक यू वेरी मच।